हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे और उसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थ्योरी कंप्लीट किए थे। आज हम लोग उसका एमसीक्यू देखेंगे। काफ़ी सारा एमसीक्यू है तो 2-3 वीडियो लग सकता है या इससे ज़्यादा भी। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना एक्सप्लेनेशन इसमें देखते हैं, उस पर डिसाइड होगा कि कितना मतलब कितना एमसीक्यू वीडियो बनेगा इस पर। चलिए पहला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो देखिए यहाँ फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बारे में पूछ रहा है कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो देखिए ये ओवरी है, ठीक है, और यहाँ से यह यूट्रस अगर बनाए इस तरीके से तो ये है हमारा ओवरी डक्ट, ठीक है, या इसको अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी इस ये बोलते हैं। तो यहीं पर क्या होता है कि एग रिलीज होता है और स्पर्म जब आता है तो यहाँ पर फर्टिलाइज होता है, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पूछ रहा है कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो ये ओविडक्ट में या अंडवाहिनी में होता है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, ठीक है। तो पूछ रहा है मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, यानी कि डिंब वाहिनी नली में, ठीक है। तो कहाँ पर, डिंब वाहिनी नली। सेम ही क्वेश्चन है, बस पूछ रहा है कि डिंब मतलब होता है एग, ठीक है। तो एग को कहाँ पर निषेचित करता है, तो डिंब वाहिनी नली में। कहें अंडवाहिनी हो या डिंब वाहिनी हो, दोनों सेम ही जगह है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। तो पूछ रहा है कि शुक्राणु अगर एक बार यूट्रस में पहुंच जाए या मादा जनन पथ में पहुंच जाए तो कितने दिन तक सुरक्षित रहता है। 2 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 90 मिनट के लिए या 1 से 2 दिन के लिए। तो 1 से 2 दिन के लिए सुरक्षित रहता है, ठीक है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। एक बच्चा जब भ्रूण अवस्था में होता है तो वह कितने दिन के बाद उसमें हृदय स्पंदन शुरू हो जाता है। तो यह हो जाएगा अपने परिवर्धन के 3रे सप्ताह तक, ठीक है, यानी 3 सप्ताह के बाद उसका धड़कन शुरू हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक जीवन को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है। तो पहला है प्रजनन, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन। तो देखिए पोषण जरूरी है जीवन के लिए, उत्सर्जन भी जरूरी है और श्वसन भी जरूरी है, लेकिन प्रजनन जो है वह जरूरी नहीं है। अगर बाकी सब चीज़ें ठीक है तो आप प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें पोषण, उत्सर्जन और श्वसन जो है वह जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें कोई जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देता है, तो ये इसको जनन कहते हैं। निम्न में से कौन जीव में जनन की विधि है। तो हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है जनन की विधि कौन सी है, तो अलैंगिक और लैंगिक दोनों है, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो अधिक विविधता उत्पन्न करने के लिए लैंगिक जनन जरूरी है जिसमें 2 लोग शामिल होते हैं, ठीक है। अलैंगिक में क्या होता है, वो अकेले कर लेता है तो उसमें विविधता तो नहीं हो सकता है। तो अलैंगिक जनन से नहीं होगा बल्कि लैंगिक जनन से विविधता उत्पन्न होगी। निम्न में से कौन सा एक अलैंगिक जनन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है अलैंगिक जनन की विशेषता नहीं है, तो एकल जनन यह तो विशेषता है, अकेले जन्म दे देता है। उसके बाद द्विजनक, तो द्विजनक नहीं होते उसमें, ठीक है, 2 लोग शामिल नहीं होते, एक ही जनक होता है। युग्मनन का नहीं होना, ठीक है, जायगोट नहीं बनना, तो जायगोट नहीं बनता है। क्लोन का बनना, तो क्लोन यानी कि अपने जैसा ही बनाता है। क्लोन मतलब होता है कि एक ऐसा पैदा करना जो अपने जैसा ही हो, जैसे अमीबा में क्या होता है अपने जैसा ही पैदा कर देता है, तो यह क्लोन का बनना, ठीक है। तो यह सब जो है ए, सी और डी जो है यह तीनों विशेषता है, द्विजनक नहीं होता है, यह विशेषता नहीं है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। एक प्रकार कौन सा है, विखंडन, खंडन और पुनर्जनन। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो यह अलैंगिक जनन का प्रकार है, विखंडन भी, खंडन भी और पुनर्जनन। विखंडन का इंग्लिश होता है फिजन, ठीक है। खंडन का हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन
और उसके बाद हो जाएगा पुनर्जनन का रीजनरेशन। ठीक है, तो विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता, इसमें से कौन है जो विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो अमीबा, लेशमेनिया और प्लाज्मोडियम, ये तीनों विखंडन यानी कि फिजन द्वारा पैदा होता है, मतलब कि प्रजनन होता है। प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया ऐसा नहीं करता है। ठीक है, प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन। ठीक है, पुनर्जनन, यानी यहाँ जो 10 नंबर में आप सी नंबर ऑप्शन देखे थे ना, वो होता है प्लेनेरिया में। और बाकी सब जो है अमीबा, लेशमेनिया और प्लाज्मोडियम, इसमें विखंडन हो रहा है। अब देखिए बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न कौन सा होता है? तो राइजोप्स, खमीर, प्लेनेरिया या प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन द्वारा, बहुविखंडन किसको कहते हैं? जिसमें एक से बहुत सारे बच्चे पैदा ले रहे हैं। ठीक है, एक साथ, तो इसको बहुविखंडन कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम में यह होता है बहुविखंडन। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में होता है बाइनरी विखंडन। ठीक है, यानी बाइनरी विखंडन किसको कहते हैं? एक ऐसा है, उसी से अमीबा में क्या होता है, इस तरह का बनता है और यहाँ से टूट जाता है, तो यानी एक है उससे दो बन जाता है, जिसको बाइनरी विखंडन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा और खमीर प्रजनन करते हैं। हाइड्रा और खमीर कैसे प्रजनन करते हैं? तो यह मुकुलन द्वारा करते हैं। ठीक है, मुकुलन मतलब होता है बर्डिंग इंग्लिश में। देखिए यहाँ पर एक बर्ड जैसा निकलेगा और यही फिर यहाँ पर टूट के और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, बन जाएगा हाइड्रा फिर से। तो यह हो गया हाइड्रा में मुकुलन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन खंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? खंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन खंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? प्लेनेरिया, स्पाइरोगायरा, खमीर या हाइड्रा। तो यहाँ खंडन द्वारा पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में क्या होता है? खंडन द्वारा दोबारा उत्पन्न हो जाता है। जीवों और उसमें प्रजनन विधि के संदर्भ में गलत मिलान चुने। खंडन, स्पाइरोगायरा, पुनर्जनन, प्लेनेरिया एवं हाइड्रा, मुकुलन, खमीर एवं हाइड्रा, विखंडन, चूहा। तो देखिए चूहा विखंडन द्वारा नहीं, लैंगिक प्रजनन द्वारा होता है। तो बाकी सब तो सही है, खंडन, स्पाइरोगायरा, पुनर्जनन, प्लेनेरिया और हाइड्रा, मुकुलन, खमीर और हाइड्रा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि प्लेनेरिया दोनों में दिया हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। तो पुनर्जनन का मतलब होता है मतलब कि रीजनरेशन, और मुकुलन में बर्डिंग। तो देखिए दोनों हाइड्रा में कैसे होता है, मान लीजिए ये हाइड्रा है तो इसका यहाँ पर बर्ड निकल गया। ठीक है, तो यह बर्ड यहाँ से भी बड़ा हो सकता है, ऐसे करके यहीं से बड़ा हो गया, तो यहीं से बड़ा हो गया। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है वह गिर जाए या जो भी हो, मतलब इसके बाद वह टूटे। लेकिन जो मुकुलन, इस विधि को मुकुलन कहते हैं। पुनर्जनन किसको कहते हैं? ये हाइड्रा है, इसमें यह बर्ड लगा हुआ है, या इसमें से यह बर्ड टूट गया। ठीक है, तो यहीं पर वह बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको रीजनरेशन कहते हैं, यानी उसमें दोनों तरीके से होता है। ठीक है, सेम ही पेड़ में ही बड़ा हो गया और उसके बाद गिरा, या गिर के उसके बाद बड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो दोनों किस में होता है? तो यह है हाइड्रा में। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन अभी बताए थे। बीजाणु समासंग द्वारा प्रजनन करता है, तो यह किस में होता है? पैरामीशियम में, राइजोप्स, स्पाइरोगायरा या अमीबा। बीजाणु समासंग, तो इसको जो है बीजाणु समासंग को इंग्लिश में बोलते हैं स्पोर्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो यह राइजोप्स में होता है। बाकी स्पाइरोगायरा में तो आपको पता है कि इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, पैरामीशियम और अमीबा में होता है फ्यूजन यानी कि विखंडन। स्पाइरोगायरा में पढ़े थे खंडन। ठीक है, तो राइजोप्स में क्या हो जाएगा? उसमें होता है स्पोर्स फॉर्मेशन। ठीक है, यानी बीजाणु समासंग। निम्न में से कौन एक लैंगिक जनन का लक्षण नहीं है? ठीक है, यहाँ लैंगिक जनन का पूछ रहा है, लक्षण नहीं है। तो द्विजनक होता है, द्विजन होता है। ठीक है, संतानों में भिन्नता भी होती है, एकल जनक नहीं होता है। ठीक है, एक तो नहीं होगा, दो होगा। ठीक है, निम्न में से कौन जीवन अवधि के लिए का एक चक्र नहीं है? किशोरावस्था, जनन प्रावस्था, जीर्यमान प्रावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो तीनों दिया हुआ है, किशोरावस्था,
जनन प्रावस्था और उसके बाद जेरियमान। तो जेरियमान हो सकता है आपको इंग्लिश में बता देते हैं एजिंग स्टेज जिसको कहते हैं। किशोरावस्था पता है बचपन का, जनन अवस्था जवानी का, और उसके बाद एजिंग स्टेज। ठीक है, तो तीनों जो है जीवन अवधि का एक चक्र है। तो इसमें से कोई भी नहीं अगर पूछेंगे तो इनमें से कोई नहीं, मतलब डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक का युग्मन क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? युग्मनक संलयन भी कहते हैं और निषेचन भी कहते हैं। दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। यानी दो मतलब नर और मादा युग्मक का जब संलयन हो गया, यानी कि एक जगह जब वह मिल गया, तो उसको निषेचन भी फर्टिलाइजेशन कहते हैं या युग्मक संलयन कहते हैं। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हम लोग। अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं। मृदा नहीं मादा युग्मक लिखना चाहिए। मादा युग्मक और नर युग्मक मिलाकर डैश का निर्माण करते हैं। तो यह युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी जायगोट का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवन के अवधि के अंतिम चरण है? तो यह अंतिम चरण कौन सा है? किशोरावस्था तो नहीं हो सकता, जनन भी नहीं, जीर्णता यानी कि एजिंग स्टेज या वृद्धावस्था। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नर युग्मक है? तो यह हो जाएगा शुक्राणु। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मादा युग्मक है? तो यह है अंड यानी कि सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो यह हो जाएगा शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु जो होता है वह सबसे छोटी कोशिका है। और यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से तो एकदम देख ही सकते हैं, अग्नाशय नहीं हो सकता है, अंडा मतलब बड़ा होता है। ठीक है, सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है मानव शरीर में, और अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो यह अंड हो जाएगा। लैंगिक जनन की घटना नहीं है, निषेचन है, युग्मनज का बनना है, युग्मक का बनना है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं है, लैंगिक जनन की घटना नहीं है ये। ठीक है, निषेचन से पूर्व होने वाली घटना नहीं है। शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, युग्मनज हस्तांतरण, निषेचन। ठीक है, तो निषेचन से पूर्व होने वाली घटना नहीं है। तो यह ऑप्शन ही थोड़ा अजीब दिया हुआ, निषेचन से पूर्व होने वाली घटना नहीं है, तो निषेचन कैसे हो सकता है? देखते हैं इसका। तो देखिए यही है, निषेचन से पूर्व होने वाली घटना नहीं है, तो निषेचन तो नहीं हो सकता है। फर्टिलाइजेशन से पूर्व फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा दिया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। शुक्राणुओं और अंडाणुओं के बनने की क्रिया को कहते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक या युग्मनज, युग्मक जनन क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं युग्मक जनन। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 23 जोड़ी यानी 46, ए नंबर ऑप्शन। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मक में पूछ रहा है। तो युग्मक में अगर हम पूछेंगे 23 जोड़ी बताए थे, तो 23 जो होता है वह माता के मतलब कि अंडाणु से, और उसके बाद पिता के शुक्राणु से हो जाएगा 23। ठीक है, तो दोनों में 23 होता है। तो मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 23 होती है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन अगुणित कोशिका है? अगुणित कोशिका कौन सी है? तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है अगुणित कोशिका, इसका अर्थ तो यह होता है कि जिसमें अभी उसका कोई स्पेशलाइज्ड गुण नहीं है कि ये क्या काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं सारे इसमें ऐसा ही है जो कि स्पेशल काम के लिए, डिम्ब हो, शुक्राणु हो, लेडिंग कोशिका हो, ये सब जो है ये सब मतलब कि उनका अपना गुण है। लेडिंग कोशिका उसको कहते हैं जो कि मतलब कि बहुत सारा एग जो होता है एक महिला के शरीर में, उसमें से एक कोशिका हर महीने निकलता है। तो उसमें से जो भी मैच्योर हो जाता है उसी को कहते हैं लेडिंग कोशिका। ठीक है, वही ओवरी से निकलता है। तो इसमें सब जो है वो गुण वाला कोशिका है, अगुणित तो कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ खान सर के नोट्स में जो आंसर दिया हुआ है वो डी नंबर दिया हुआ है, ए और बी दोनों। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मानव के संदर्भ में कौन सही नहीं है? इसके शुक्राणु चलनशील होते हैं, बिल्कुल। तो शुक्राणु जो होता है चलता है। इसके डिंब अचल होते हैं, बिल्कुल। डिंब जो यानी अंडा जो होता है वह एक जगह बैठा रहता है, उसमें वह चलता नहीं है। शुक्राणुओं का उत्पादन डिंब की तुलना में अत्यधिक होता है, यह भी सही है, शुक्राणु बहुत ज़्यादा होता है। इसके डिंब चलनशील होते हैं, तो यह डी नंबर जो ऑप्शन है, डिंब जो होता है चलनशील नहीं होता, वो अचल होता है। तो डी नंबर हो जाएगा कि वह सही नहीं है, ऑप्शन डी। बिना निषेचन के मादा युग्मक का नए जीव में विकसित होना क्या कहलाता है? बिना निषेचन के मादा युग्मक का नए जीव में विकसित होना क्या कहलाता है? अनिषेक जनन, विविपेरस, ओविपेरस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अनिषेक जनन। बाह्य निषेचन के संदर्भ में कौन सत्य है? जब निषेचन बाहर होता है, ठीक है। युग्मक संलयन शरीर के बाहर होता है, ठीक है। युग्मक संलयन यानी अंडाणु और शुक्राणु को बाहर संलयित किया जाता है। माध्यम के रूप में सामान्यतः जल होता है। यह मेढक और अधिकतम शैवालों में होता है। मानवों में यह निषेचन संभव है। इनमें से कौन सा असत्य है यह पूछ रहा है। तो इसमें देखिए बाकी सब तो सही है, लेकिन डी नंबर ऑप्शन जो है, मानवों में यह निषेचन संभव है। तो मानव में बाह्य निषेचन नहीं होता, अंदर निषेचन होता है शरीर के अंदर। तो बाकी सब तो इसमें सही है। इसका माध्यम जो होता है सामान्यतः जल होता है, यह मेढक और अधिकतम शैवालों में होता है। तो यह सब सही है। आगे देखते हैं, बाह्य निषेचन अधिकांश किस में होता है? तो यह बताया गया कि यह जल माध्यम होता है, ठीक है। तो जल वाले प्राणी हो गए यानी उभयचर, जो पानी में भी और लैंड पे भी रहते हैं, मछलियाँ, शैवाल। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव में युग्मक संलयन शरीर के अंदर नहीं होता है? तो सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, मेढक, इनमें से शरीर के अंदर नहीं होने की बात कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जीव में युग्मक संलयन शरीर के अंदर नहीं होता है? तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि उभयचर, मछली, शैवाल, इन सब में क्या होता है, शरीर के अंदर नहीं होता है। तो यहाँ मेढक दिया हुआ है, तो यह भी एक उभयचर है, यह पानी में भी रहता है और लैंड पे भी, तो यह हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, इन सब में शरीर के अंदर निषेचन होता है। युग्मनज में कितनी कोशिकाएं होती है? तो इसमें युग्मनज जब बन जाएगा तो यह 2 कोशिका होती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर युग्मनज पूछा है, युग्मक नहीं पूछा है। तो युग्मनज में एक ही होता है, और जब दोनों मिल जाते हैं और उसके बाद युग्मक बनता है, जायगोट बनता है, तब उसमें 2 होता है, ठीक है। एक कोशिकीय युग्मनज से भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? एक कोशिकीय युग्मनज से भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? तो इसमें जो सी नंबर ऑप्शन है, भ्रूणोद्भव, वो हो जाएगा कि एक कोश के युग्मनज से भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? भ्रूण उद्भव कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन भ्रूण उद्भव के दौरान युग्मनज से होने वाली प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूण उद्भव के दौरान युग्मनज में होने वाली प्रक्रिया है? समसूत्री विभाजन, कोशिका विभेदीकरण, अंड और शुक्राणु का संलयन, ए और बी दोनों। तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। समसूत्री विभाजन भी हो सकता है उसमें, और उसके बाद कोशिका विभेदीकरण भी हो सकता है। तो डी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। अंडा देने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो यह अंड प्रजक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव प्रजक है? सरीसृप, पक्षी, मनुष्य या मेढक? तो मनुष्य जो है वह सजीव प्रजक है, यानी कि एक सजीव को पैदा करता है, अंडा उंडा नहीं देता, बाकी सब तो अंडा देता है। पुरुष जनन तंत्र में सम्मिलित नहीं है। वृषण, सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां या डिंब? तो डिंब तो नहीं होगा पुरुष में। पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यह पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यह वृषण यानी टेस्टिस में होता है, ठीक है। तो पुरुषों में, एक सेकंड, यहाँ पर पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वृषण यानी कि टेस्टिस में होता है। नरों में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? नरों में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है?
तो यह भी वृषण यानी टेस्टिस हो जाएगा। यही होता है प्राथमिक जनन अंग। तो देखिए 46 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार फटाफट, और उसके बाद आगे देखेंगे, आगे मतलब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो देखिए निषेचन पूछा था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो अंडवाहिनी में होता है। दूसरा क्वेश्चन भी वही था कि निषेचन कहाँ पर होता है मानव शरीर में, तो डिंब वाहिनी नली में। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता जो है कितने दिन तक सुरक्षित रखता है, तो 1 से 2 दिन तक के लिए। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, तो यह 3य सप्ताह में स्पंदन करने लगता है। निम्न में से कौन सा एक जीवन को प्रभावित करने वाली विशेषता नहीं है, तो प्रजनन जो है जीवन को प्रभावित करने वाली नहीं है। उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें कोई जीव अपने जैसे जीव को जन्म देता है, तो यह हो जाएगा जनन। निम्नलिखित में से कौन जीव में जनन की विधि है, तो जनन की विधि दोनों है, सॉरी जीव में जनन की विधि जो है दोनों है, ए और बी हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि प्रजनन निम्न में से किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता होती है, तो लैंगिक में, ए नंबर ऑप्शन। कौन सा अलैंगिक जनन की विशेषता नहीं है, तो द्विजनक नहीं है। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन के प्रकार इनमें से सभी हैं, विखंडन, खंडन, पुनर्जनन। विखंडन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, कौन नहीं करता है, तो प्लेनेरिया नहीं करता है, प्लेनेरिया में रीजेनरेशन होता है। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है वह बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, तो यह हो जाएगा बाइनरी विखंडन, ठीक है, बाइनरी फिजन। हाइड्रा और खमीर में प्रजनन होता है मुकुल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन खंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है, तो यह हो जाएगा स्पाइरोगायरा, ठीक है। इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन, तोड़ के बहुत सारा है, मतलब एक इस तरह से एक इस तरह का बना हुआ है, इसमें से बहुत सारा टूटेगा, फ्रेगमेंट होगा और फिर बहुत सारा पेड़ बन जाएगा। तो यह हो गया स्पाइरोगायरा का। उसके बाद जीवों और उसमें प्रजनन विधि के संदर्भ में गलत मिलान चुने, तो खंडन होता है स्पाइरोगायरा में, पुनर्जनन प्लेनेरिया एवं हाइड्रा में, मुकुल जो होता है खमीर एवं हाइड्रा में, विखंडन चूहा में होता है। चलिए निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन दोनों प्रजनन कर सकता है, तो हाइड्रा है। बीजाणु समासंग द्वारा प्रजनन करता है, यानी स्पोर्स फॉर्मेशन किस में होता है, तो यह राइजोप्स में होता है। निम्न में से कौन एक लैंगिक जनन का लक्षण नहीं है, तो एकल जनक होता है, यह लक्षण नहीं है। निम्न में से कौन जीवन अवधि का एक चक्र नहीं है, तो जीर्यमान प्रवस्था जो है वह जीवन अवधि का चक्र नहीं है। उसके बाद नर युग्मक और मादा युग्मक का युग्मन क्या कहलाता है, तो यह दोनों कहलाता है युग्मक संलयन या निषेचन। आगे देखते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक और नर युग्मक मिलाकर डैश का निर्माण होता है, वह है युग्मनज का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन जीवन की अवधि के अंतिम चरण है, तो जीर्णता या वृद्धावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नर युग्मक है, तो शुक्राणु है। मादा युग्मक है तो अंड है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंड है। लैंगिक जनन की घटना नहीं होती है, लैंगिक जनन की घटना नहीं होती है। कौन सा प्राकृतिक मृत्यु जो है लैंगिक जनन की घटना नहीं है। निषेचन से पूर्व होने वाली घटना नहीं है, तो निषेचन नहीं हो सकता, डी नंबर ऑप्शन। शुक्राणु और अंडाणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो शुक्राणु और अंडाणु के बनने की क्रिया को कहते हैं युग्मक, ठीक है, सॉरी युग्मक नहीं, युग्मक जनन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। शुक्राणु और अंडाणु को बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है 46 और मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। निम्नलिखित में से कौन अगुणित कोशिका है, तो यह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो इसमें ऑप्शन में मतलब सही दिया हुआ है आंसर ए और बी, ठीक है। एक मानव के संदर्भ में कौन सही नहीं है, इसके शुक्राणु इसके डिंब चलनशील होते हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। आगे देखिए बिना निषेचन के मादा युग्मक का एक जीव में विकसित हो जाना क्या कहलाता है, तो अनिषेक जनन कहलाता है। बाह्य निषेचन के संदर्भ में कौन सही
और कौन असत्य है? तो मानवों में यह निषेचन संभव है नहीं। बाह्य निषेचन अधिकांश में डैश संभव है, डैश में संभव है, तो यह उभयचर, मछली, शैवाल, इन सब में संभव है, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव में युग्मक संलयन शरीर के अंदर नहीं होता है? तो जिसमें नहीं होता है, स्तनधारी में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जीव में युग्मक संलयन शरीर के अंदर नहीं होता है? तो यह मेढक हो जाएगा। ठीक है, मेढक स्तनधारी में तो होता है, स्तनधारी सरीसृप, पक्षी, इन सब में होता है। युग्मनज में कितनी कोशिकाएं होती है? तो एक कोशिका होती है। ठीक है, एक कोशिका युग्मनज से भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? तो यह भ्रूणोद्भव होता है। सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज में होने वाली प्रक्रिया है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, समसूत्री विभाजन या कोशिका विभेदीकरण। अंडे देने वाले जीव को क्या कहते हैं? अंड प्रजक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव प्रजक है? तो मनुष्य। उसके बाद पुरुष जनन तंत्र में सम्मिलित नहीं है, तो डिंब नहीं है। पुरुष शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वृषण में होता है। नरों में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? तो वृषण है। तो यह 46 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आगे का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।